Hello guys, welcome back to my channel. This is Sudhanshu Saxena. As we have discussed multiple concepts related to the topic speed, time and distance in our previous videos, in this video as well we will continue with the same topic, that is speed, time and distance, and we'll discuss the concept of relative speed and its few basic examples. So guys, let's start our session with the basic concept of relative speed. So to understand the concept of relative speed, you should know the meaning of relative. Relative means in comparison to, यानी कि if you are comparing two objects in terms of their particular quality or any other property, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट की एक क्वालिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं या मेज़र करते हैं तो उसे हम रिलेटिव कहते हैं कि हमने रिलेटिवली उसकी क्वालिटी को कंपेयर किया या कैलकुलेट किया। इसी तरीके से हम रिलेटिव स्पीड को भी डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर। द ऑब्जेक्ट मे बी स्टेशनरी और कैन बी इन मोशन। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, तो एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी उसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल स्पीड तो उनकी डिफरेंट होगी, बट अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम दूसरी ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकालेंगे तो उसको रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है यानी कि उसकी कुछ स्पीड भी हो सकती है, या फिर वो स्टेशनरी हो सकता है यानी कि उसकी स्पीड जीरो भी हो सकती है। तो अगर हम सिंपल वे में समझें तो रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड्स इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड को हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि S1 प्लस S2 विल बी योर रिलेटिव स्पीड। अगर सपोज दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाल के। तो गाइज एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दो ट्रेन है, एक राजधानी एक्सप्रेस और एक शताब्दी एक्सप्रेस। सपोज शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस दोनों एक अपने पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पे आगरा से दिल्ली की तरफ मूव करती हैं। अब राजधानी की स्पीड सपोज 100 किलोमीटर पर आवर है, शताब्दी की स्पीड सपोज 70 किलोमीटर पर आवर है। तो क्योंकि दोनों आगरा से दिल्ली की तरफ मूव कर रही हैं तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, बट दोनों की स्पीड डिफरेंट है। तो इंडिविजुअल स्पीड मैंने आपको बता दी 70 और 100 है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि राजधानी के कंपैरिजन में शताब्दी की स्पीड कितनी है या शताब्दी के कंपैरिजन में राजधानी की स्पीड कितनी है, तो हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसा इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उनकी स्पीड्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इस केस में हमारी S1 और S2 कितनी है, 100 और 70। तो हम 100 माइनस 70 अगर निकालते हैं तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि राजधानी के रेस्पेक्ट में शताब्दी की स्पीड जो हो गई वो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका अपोजिट एक केस कंसिडर करते हैं। सपोज राजधानी जो है दिल्ली से आगरा की तरफ मूव कर रही है और शताब्दी एक्सप्रेस आगरा से दिल्ली की तरफ मूव कर रही है। तो इस बार दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो राजधानी की, जैसे मैंने बताया आपको, 100 किलोमीटर पर आवर की इंडिविजुअल स्पीड है और इंडिविजुअली अगर शताब्दी की स्पीड देखें तो 70 किलोमीटर पर आवर है। बट इस केस में रिलेटिव स्पीड उन दोनों की आ जाएगी 170 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 100 प्लस 70। अगर हम कॉमन सेंस से भी सोचें तो अगर सपोज दो ऑब्जेक्ट या दो ट्रेन, राजधानी और शताब्दी, जब दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो एक दूसरे को क्रॉस करने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब राजधानी दिल्ली से आगरा जा रही है उसी टाइम पे शताब्दी भी दिल्ली से आगरा जा रही है। सपोज बीच में कहीं ये दोनों एक राजधानी शताब्दी को ओवरटेक करने वाली है, तो ओवरटेक करने के लिए उसको पहले शताब्दी की जो स्पीड है, क्योंकि शताब्दी भी कंटिन्यूसली मूविंग है, अगर सपोज शताब्दी स्टेशनरी होती, रुकी हुई होती, तो उसको वो 100 की स्पीड से कुछ पर्टिकुलर टाइम में क्रॉस कर लेती। बट क्योंकि शताब्दी भी मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में राजधानी मूव कर रही है, तो उसको पहले शताब्दी की स्पीड को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद जो उसकी एक्स्ट्रा स्पीड है उसके हिसाब से वो उसको ओवरटेक करेगी। इसीलिए हम जो डिफरेंस निकालते हैं वो जो उसकी एक्स्ट्रा स्पीड होती है, शताब्दी की स्पीड जो कि 70 किलोमीटर पर आवर थी, पहले उसने 70 को ओवरकम किया, फिर उसके पास बची कितनी, 100 माइनस 70, 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो 30 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड बची उससे वो ओवरटेक करेगी।
और अपोजिट केस जो हमने कंसिडर किया, यानी कि दोनों ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उस केस में उल्टा होता है, क्योंकि अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो वो जल्दी से यानी कि तेज़ी से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि अब एक दूसरे की स्पीड को ओवरकम नहीं करना है उन्हें, बल्कि जैसे राजधानी अगर शताब्दी की तरफ मूव कर रही है और शताब्दी राजधानी की तरफ मूव कर रही है, तो एक जनरल सेंस में भी दोनों एक दूसरे से जल्दी मिलेंगी, और इस बार हम ओवरकम करने के बजाय एक दूसरे की स्पीड का मतलब ऐड हो जाएंगी दोनों की स्पीड। तो शताब्दी की जो स्पीड है वो राजधानी को भी मिल गई और राजधानी की स्पीड शताब्दी को मिल गई, तो दोनों की स्पीड ऐड होकर के ये दोनों एक दूसरे को 170 की स्पीड से क्रॉस कर जाएंगी। और अगर सपोज इनमें से एक भी ट्रेन रुकी हुई होती तो ये किस स्पीड से क्रॉस करती, सिर्फ मूविंग ट्रेन जो होती उसकी इंडिविजुअल स्पीड से ये ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करती। बट इस केस में हमारे पास दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की स्पीड को ऐड करेंगे, यानी कि 100 + 70, तो रिलेटिव स्पीड जो आया हमारा 170 आया, 170 की स्पीड से क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। तो गाइस थोड़े इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है 2 trains of same length can cross a pole in 9 seconds and 7 seconds respectively. In how much time they will cross each other if they are coming from opposite direction? तो इस केस में हमें क्या दिया हुआ है कि दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक किसी पर्टिकुलर पोल को, पहली ट्रेन 9 सेकंड में क्रॉस करती है और सेकंड ट्रेन जो है वो 7 सेकंड में क्रॉस करती है। तो सपोज़ हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन की जो लेंथ है वो L मीटर है और टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन विच इज़ 9 सेकंड, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन विल बी, सपोज पहली ट्रेन की स्पीड जो है वो S1 है। तो ऐसे केसेस में ट्रेन और जितने भी ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम पोल की लेंथ, अगर हमें कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है या किसी मैन को क्रॉस कर रही है, तो हम ऐसे केसेस में पोल और ये मैन या इस तरीके के किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ट्रेन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पोल की लेंथ बहुत ही माइन्यूट होगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम पोल की लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो हमारी ट्रेन है वो पोल को क्रॉस करने के लिए सिर्फ अपनी लेंथ को कवर करेगी, यानी कि ट्रेन की लेंथ L है, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पोल को क्रॉस करने के लिए, L डिस्टेंस, और टाइम कितना लगाया 9 सेकंड, तो स्पीड हो गई L/9 मीटर पर सेकंड। सेकंड ट्रेन का केस देखें तो वो उसी पोल को 7 सेकंड में क्रॉस करती है। तो इस केस में भी सेम कॉन्सेप्ट लाएंगे और स्पीड निकाल लेंगे S2 विच इज़ इक्वल टू L/7, L यानी कि ट्रेन की डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ट्रेन की डिस्टेंस इक्वल दे रखी हैं, तो और टाइम जो सेकंड ट्रेन ले रही है वो 7 सेकंड ले रही है, तो S2 हो गई हमारी L/7 मीटर पर सेकंड। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्रेन, अब जो हमारा नया सिनेरियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी स्पीड ऐड कर देती हैं, यानी कि S1 + S2। तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी S1 + S2, यानी कि L/9 + L/7। तो हम टाइम को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस हो गई हमारी, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो दोनों ट्रेन ओवरटेक जब एक दूसरे को क्रॉस कब कर पाएंगी, जब दोनों ट्रेन अपनी अपनी लेंथ को कम्प्लीटली कवर कर चुकी होंगी, यानी कि जब दोनों के इंजन एक दूसरे के सामने होंगे, जब दोनों के इंजन बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे। और ओवरटेक कंप्लीट कब होगा, जब पहली ट्रेन का आखिरी बोगी और दूसरी ट्रेन की आखिरी बोगी एक दूसरे को जस्ट क्रॉस करेंगे, यानी कि दोनों ट्रेन ने अपनी अपनी लेंथ को पूरा कवर कर लिया। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो 2L आ गई, और हमारी स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमने निकाला था L/9 + L/7। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा और टाइम आ जाएगा 63/8 सेकेंड्स। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ correct option. So let's move on to second question. How many seconds will a 500-meter long train take to cross a man walking with a speed of 3 km/h in the direction of moving train if the speed of train is 63 km/h? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन है 500 मीटर लॉन्ग, तो वो ट्रेन कितना टाइम लगेगी एक मैन को क्रॉस करने के लिए जो कि 3 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव करी है उसी डायरेक्शन में वो मैन मूव कर रहा है, और ट्रेन की स्पीड जो दे रखी है हमें वो 63 km/h दे रखी है। तो इसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन है और एक मैन है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कि मैन उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है। तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो सीधा सीधा आ जाएगी 63 - 3,
यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, और हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी है 500 मीटर। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ट्रेन या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ट्रेन रिलेटेड, उसमें पोल की लेंथ या मैन की लेंथ को नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेन की लेंथ से मैन की लेंथ को कंपेयर करें तो वो माइन्यूट आती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते अपने क्वेश्चंस में। तो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गई 63 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ मैन हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई 63 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। और हमारा स्पीड का अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर को अगर हम इक्वेट कर दें, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो अब जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है कि आप स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 60 इंटू 5/18 विच इज़ इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इस केस में हो गई हमारी ट्रेन की लेंथ यानी कि 500 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और रिलेटिव स्पीड हमने अभी निकाली थी 50/3, तो हमारा टाइम आ गया 30 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में आई थिंक टाइम की जो यूनिट है वो गलत दे रखी है, मीटर पर सेकेंड हो गई है बाई मिस्टेक, बट आप इसको सेकेंड्स में कंसिडर करिए। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आंसर इज 30 सेकेंड, ना कि 30 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। Buses start from a bus terminal with a speed of 20 km per hour at an interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from opposite direction towards the bus terminal if he meets the bus at interval of 8 minutes? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे कि एक बस टर्मिनल से कुछ बसेस निकलती हैं हर 10 मिनट पे, और हर एक बस की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि हर बस 20 की स्पीड से ट्रेवल करती है और हर 10 मिनट बाद अपना बस टर्मिनल छोड़ती है। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए मैन, हमें स्पीड ऑफ ए मैन की स्पीड कैलकुलेट करनी है जो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बस टर्मिनल, यानी कि जहाँ बस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये बस टर्मिनल की तरफ जा रहा है और बसेस बस टर्मिनल को छोड़ के आगे की तरफ जा रही हैं। तो इफ़ ही मीट्स द बस एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि हमें हर बस टर्मिनल को हर 10 मिनट में छोड़ती है, और जो बंदा है उससे हर बस हर 8 मिनट पे क्रॉस करती है, यानी कि हर 8 मिनट पे उसका एक बस से एनकाउंटर होता है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अटैम्प्ट करेंगे, हमें स्पीड दे दी बस की 20 किलोमीटर पर आवर, हमें मैन की स्पीड नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि हर 10 मिनट में एक बस अपना बस टर्मिनल छोड़ती है। सपोज मॉर्निंग 9 बजे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहली बस 9 बजे निकलती है अपने बस टर्मिनल से, तो दूसरी बस कितने बजे निकलेगी, 9:10 पे। तो जब 9:10 हो रहे होंगे तो हमारी जो बस पहली बस जो थी बस 1 वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि 10 मिनट तक ट्रैवल कर चुकी है, तो उसने 10 मिनट की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी। तो 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 20 इंटू 10/60, हमने 10 मिनट्स को आवर्स में कंप्लीट कर लिया, तो हमारा जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 10/3 किलोमीटर। तो वो पहली बस ने 10 मिनट में 10/3 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अभी सेकंड बस ने जस्ट टर्मिनल छोड़ा है, यानी कि दोनों बसेस की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मिनट बाद 10/3 किलोमीटर। तो क्योंकि अब ये दोनों सेम स्पीड से चलेंगी, कांस्टेंट स्पीड, दोनों की स्पीड 20 है, तो अब ना पहली बस ना दूसरी बस पहली को ओवरटेक कर पाएगी, ना ही पहली बस 10/3 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस मेंटेन कर पाएगी। तो इनके बीच में कंटिन्यूसली डिस्टेंस जो बनी रहेगी वो 10/3 किलोमीटर बनी रहेगी। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस मैन ने किसी एक बस को यानी कि पहली बस को क्रॉस किया, तो मान लीजिए कि वो 9:10 पे ही पहली बस को क्रॉस करता है, तो उस टाइम पर जो सेकंड बस थी वो बस टर्मिनल से स्टार्ट हो चुकी थी और उसकी स्पीड थी 20, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 10/3 किलोमीटर पर आवर, 10/3 किलोमीटर सॉरी, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट करी है। तो क्योंकि इस टाइम पर 9:10 पे वो मैन और पहली बस सेम पॉइंट पे खड़े हैं, तो दोनों बसेस जो सेकंड बस और उस बस के बीच की डिस्टेंस है 10/3 किलोमीटर, इसी तरीके से सेकंड बस और उस मैन की डिस्टेंस भी हो गई 10/3 किलोमीटर, क्योंकि पहली बस और मैन इस टाइम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे खड़े हैं। तो मैन और सेकंड बस की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी पहली बस और सेकंड बस की डिस्टेंस होगी, यानी कि 10/3 किलोमीटर। बट इस केस में हमें क्या दे रखा है कि वो जो मैन है वो बस से मिलने में 8 मिनट लगा था, यानी कि हर 8 मिनट पे वो नेक्स्ट बस से मिलता है।
मतलब नेक्स्ट बस से उसका एनकाउंटर कब होगा, 8 मिनट के बाद। पहली बस से मिला वो मान लीजिए 9:10 पे, तो वो दूसरी बस से मिलेगा 9:18 पे। और इन दोनों के बीच में 9:10 पे, जब 9:10 हो रहे थे तो पहली बस और मैन मिल रहे थे, तो दूसरी बस और मैन के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 10/3 किलोमीटर। तो अभी अगले 8 मिनट में 10/3 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने वाले हैं दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करके। तो अब हम सीधा सीधा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि डायरेक्शन हमें पता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमारी स्पीड जो हो जाएगी वो ऐड होगी, रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो आएगी 20 किलोमीटर, जो हमारी बस की स्पीड दे रखी है, और मैन की स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 20 + x किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता लग गया कि अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो डिस्टेंस है इन दोनों को 20 + x की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 10/3 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड हो गई 20 + x। हमें टाइम भी क्वेश्चन में गिवन है कि वो बंदा हर 8 मिनट पे अगली बस को एनकाउंटर करता है, यानी कि अगली बस को क्रॉस करता है। तो हमारा टाइम हो गया 8 मिनट। तो 8 मिनट को अगर हम आवर्स में कंप्लीट करें तो 8/60 विच इज इक्वल टू 2/15 आवर। तो अब हम सीधा सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में हमने वैल्यू रखी 10/3 किलोमीटर, स्पीड हो गई 20 + x इंटू 2/15। तो स्पीड ऑफ द मैन हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनरली क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है। सो इसको प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को पीछे जा करके दोबारा से समझिए, और अगर फिर भी नहीं आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपको और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपका डाउट है तो मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4। 2 trains, Rajdhani and Shatabdi Express, are running in same direction. Ratio of their speeds is 2:1। यानी कि राजधानी और शताब्दी की इस बार स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। राजधानी 2x से ट्रैवल करती है और शताब्दी जो है x से ट्रैवल करती है। द ड्राइवर ऑफ शताब्दी ऑब्जर्व्स दैट राजधानी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस्ड हिज ट्रेन कम्प्लीटली इन 60 सेकेंड। यानी कि शताब्दी ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ये ऑब्जर्व करता है कि राजधानी ट्रेन उसके पीछे से आकर के उसको कम्प्लीटली ओवरटेक कितने टाइम में करती है, 60 सेकेंड में। और सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, वेयर एज अ पैसेंजर ऑफ राजधानी एक्सप्रेस ऑब्जर्व्स दैट ही क्रॉस्ड शताब्दी एक्सप्रेस इन 40 सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो सेकंड केस में हमें दिया हुआ है कि राजधानी में बैठा हुआ एक पैसेंजर है, वो क्या ऑब्जर्व करता है कि वो ऑब्जर्व करता है शताब्दी ट्रेन को उसने कम्प्लीटली क्रॉस कितने टाइम में कर लिया, 40 सेकेंड्स में। तो गाइज इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस कर रही है, यानी कि पहली ट्रेन का ड्राइवर, शताब्दी का ड्राइवर ये ऑब्जर्व करता है कि राजधानी ट्रेन कम्प्लीटली पूरी शताब्दी ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करती है, ओवरटेक करती है, तो वो है 60 सेकेंड। तो मान लीजिए राजधानी की जो लेंथ हो गई वो हुई r, और शताब्दी एक्सप्रेस की ट्रेन हो गई s मीटर। और जैसा कि हमें रेशियो दे रखा है स्पीड का, तो हम मान लेते हैं कि राजधानी की स्पीड हो गई 2x और शताब्दी की स्पीड हो गई x। तो गाइज इसमें हमें क्या करना है अब कि पहला केस कंसिडर करते हैं, जब राजधानी ओवरटेक कंप्लीट लेंथ ऑफ शताब्दी, यानी कि जब ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा है उस केस को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस में हमने क्या मतलब इस क्वेश्चन में मेन कैच क्या है कि अगर हम सही डिस्टेंस निकाल लें, यानी कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कम्प्लीटली ओवरटेक करती है उस टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, और दूसरा केस है कि एक ट्रेन में बैठा हुआ बंदा दूसरी ट्रेन को जब क्रॉस करता है तब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई। अगर ये चीज़ आप निकाल लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस आप निकाल लेते हैं, डिस्टेंस का वर्ड, तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा कैच है कि डिस्टेंस आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो पहला केस हम कंसिडर करते हैं कि राजधानी शताब्दी को ओवरटेक कर रही है, तो इस केस में हमारी टोटल लेंथ जो आएगी वो s + r आएगी, यानी कि दोनों ट्रेन की लेंथ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको इसी तरीके कुछ एग्जांपल देकर समझाया था कि जब राजधानी शताब्दी को ओवरटेक करेगी तो ओवरटेक का सिनेरियो क्या होगा, जो शताब्दी का ड्राइवर है वो कब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा, वो ऑब्जर्व करना तब स्टार्ट करेगा जब शताब्दी ट्रेन का आखिरी बोगी के जस्ट पीछे राजधानी ट्रेन का इंजन खड़ा होगा, यानी कि मूव कर रहे होंगे, बट जस्ट जैसे ही इंजन आखिरी बोगी के पीछे पहुंचेगा तब से राजधानी शताब्दी का ड्राइवर उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा। और ओवरटेक कंप्लीट कब होगा, यानी कि पूरी तरीके से शताब्दी को राजधानी कब क्रॉस करेगी, जब राजधानी की आखिरी बोगी
शताब्दी के इंजन को जस्ट क्रॉस करेगी, तब इसको हम कंप्लीट ओवरटेक करेंगे या कंप्लीटली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर लिया। तो इस केस में अगर हम देखें तो कितनी डिस्टेंस कवर हुई, राजधानी ने अपनी पूरी डिस्टेंस कवर करी प्लस शताब्दी की पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि S प्लस R। तो इस तरीके से हमारी इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाली जाती है। तो रिलेटिव स्पीड तो सिंपल है, क्योंकि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों की स्पीड का। हमने स्पीड मान ली 2x और x, तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई x मीटर पर सेकेंड। अब हमें टोटल डिस्टेंस भी आ गई S प्लस R, और स्पीड मिल गई हमें, और टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 सेकेंड में कंप्लीट ओवरटेक हो जाता है। तो हम ये सारी वैल्यू को इक्वेट करेंगे, तो S प्लस आर अपॉन एक्स, S प्लस आर यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x, विच इज इक्वल टू टाइम यानी कि 60 सेकेंड्स। तो सेकंड केस कंसीडर करते हैं। इस केस में हम लेंथ किस तरीके से निकालेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि राजधानी में बैठा हुआ पैसेंजर ऑब्जर्व कर रहा है कि वो शताब्दी को ओवरटेक कर रहा है। इस बार पूरी ट्रेन ओवरटेक नहीं कर रही है, राजधानी में बैठा हुआ सिर्फ एक बंदा ये चीज़ देख रहा है कि भाई मैं एज ए इंडिविजुअल पूरी ट्रेन शताब्दी को कितने टाइम में ओवरटेक कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, ये केस कब स्टार्ट होगा, जब वो बंदा शताब्दी की आखिरी बोगी के जस्ट पीछे होगा। और ये केस ख़त्म कब होगा, यानी कि ओवरटेक कंप्लीट कब होगा, जब वो बंदा शताब्दी ट्रेन के इंजन के जस्ट क्रॉस करेगा, इंजन को जस्ट क्रॉस करेगा, तब हमारा ओवरटेक कंप्लीट कहलाएगा, या फिर कहेंगे कि उस बंदे ने शताब्दी ट्रेन को कंप्लीटली क्रॉस कर लिया। तो इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, क्योंकि बंदे की लेंथ तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो सिर्फ शताब्दी की जो लेंथ थी उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल की गई इस पूरे ओवरटेक के दौरान। तो हमारी टोटल लेंथ कवर्ड आ जाएगी S मीटर, और रिलेटिव स्पीड तो जैसे कि हमने पिछले केस में निकाला था, सेम उसी तरीके से रिलेटिव स्पीड यहाँ निकालेंगे, क्योंकि इस बार मैन की जो स्पीड है, क्योंकि वो राजधानी में बैठा हुआ है, तो उसकी स्पीड राजधानी की स्पीड के इक्वल होगी, यानी कि 2x होगी, और शताब्दी की स्पीड तो x है ही, तो 2x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड आ गई, हमारे पास डिस्टेंस आ गई, और हमें टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड। तो हम इन तीनों चीज़ों को इक्वेट करेंगे, तो 40 इज इक्वल टू S अपॉन एक्स। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S अपॉन R इज इक्वल टू 2:1, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस रिलेटिव स्पीड में आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए होंगे। गाइज, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या इन चारों एग्जाम्पल में से किसी भी एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ भी इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को ज़रूर लूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ या जितने भी टॉपिक कवर करेंगे वह उन सभी का नोटिफिकेशन आपके सिस्टम में आ जाएगा। So thank you so much.